सौतन एक श्रापित साया। प्यारे दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार हमेशा ज़िंदा रहता है, कभी मरता नहीं है। ये कहानी एक ऐसी ही औरत की है जो मरने के बाद भी अपने पति का पीछा नहीं छोड़ती। तो डर से भरी ये कहानी आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी। तो कहानी को सुनते रहिए, डर का मज़ा लेते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सलोनी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उसकी शादी कानपुर में हुई थी, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही सलोनी का तलाक हो गया और अब वो वापस अपने माता पिता के साथ पुणे में रहती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, लव मैरिज, वो भी एक दूसरे धर्म में। न जाने कितनी मुसीबतों से लड़कर सलोनी ने अपने प्यार को पाया था। सलोनी और उसका पति अहम दोनों ने 5 साल के रिश्ते को बड़ी मुश्किल से शादी का नाम दिया था। दोनों के बीच में प्यार बहुत था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी शादी 3 महीने भी नहीं टिकी। दरअसल शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल गई थी तो सब कुछ अच्छा था। अहम के घर वालों ने मुझे खुले दिल से अपनाया था, लेकिन वो कहते हैं ना, ज़िंदगी के पुराने राज अगर दफन ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि अगर वो आज पर भारी पड़ जाएं तो हमारी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद भी कर देते हैं। वैसे मैं अहम को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। 5 साल के रिलेशनशिप में बिताया गया एक एक लम्हा हम दोनों को याद था। इनफैक्ट शादी के लिए मुझे अहम ने ही प्रपोज़ किया था, जिसे मैं ना नहीं कह पाई। हम दोनों को लगा था शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी को खूबसूरत और रंगीन बना देंगे, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ऐसे बदला जैसे कोई भयानक सपना। सुहाग रात से ही अहम कुछ बदले बदले से लग रहे थे। मैं सज धज कर पूरा श्रृंगार किए सेज पर अहम का इंतज़ार कर रही थी, पर वो आधी रात तक नहीं आए। रात के 3 बजने को हो रहे थे कि तभी किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे पता था कि अहम ही होंगे। मैंने भी गुस्से में दरवाज़ा खोलकर उन पर बरसने ही वाली थी कि मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे बदन का सारा खून जम सा गया। अहम की शेरवानी पूरी तरह से खून से भीगी हुई थी। उनके जिस्म से किसी लाश के सड़ने की बदबू आ रही थी। उनकी आंखें लाल और मुंह के आसपास कच्चे मांस के टुकड़े लगे थे। सलोनी, तुम तो नॉनवेज नहीं खाते थे, ये सब क्या है? मैंने पूछा ही था कि अहम ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं दीवार के कोने में जा गिरी। अहम का ये बर्ताव मेरी समझ के पार था। मैं करती भी क्या? अपनी सुहाग वाली रात को कमरे के कोने में बैठकर रात भर रोती रही। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम लोगों की लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज हुई हो, क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद ही अहम बहुत गुस्सा करने लगे थे। अक्सर मुझसे बात करते समय उनकी आवाज़ भारी हो जाती। ऐसा लगता है जैसे कोई और उनके अंदर है और मुझसे बात कर रहा है। कभी तो अचानक ही नींद में उठकर बड़बड़ाने लगते थे। सलोनी, अहम, तुम मुझे परेशान करने लगे हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ और बात बात पर इतना गुस्सा कब से करने लगे। अहम, तो मैं गुस्सा करने लगा हूँ? ज़रा तुम अपने आप को देखो। शादी क्या कर ली, तुम तो सर पर ही बैठ गई हो। कान खोल कर सुन लो, मुझे ये रोज़ रोज़ की चिक चिक पसंद नहीं। अगर ज़्यादा परेशान किया तो अभी तलाक दे दूँगा, समझी ना? इतना कहकर अहम चले गए। इसी तरह की लड़ाई झगड़े सुबह शाम का नाटक हो गया था। डर के मारे मैं तो कुछ कहती भी नहीं थी, तो भी अहम खामखा मुझ पर गुस्सा करके चले जाते। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हम दोनों शादी के बाद एक बिस्तर पर कभी नहीं सोए। फिर एक रात प्यास के कारण जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि अहम की आंखें मुझे ही देख रही हैं। उनका चेहरा इंसान और आधा किसी चुड़ैल का था। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, जैसे मेरे खून की प्यासी हों। अहम का शरीर पूरी तरह से हवा में देख मेरे जिस्म का रोंग रोंग सिहर उठा, पर मेरे पलक झपकते ही फिर सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। मुझे अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई औरत मेरे सीने पर बैठी मेरा सीना चीर रही हो। मैं चलते चलते गिर जाती, जैसे किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया हो। खाना बनाते समय कभी मेरा हाथ जल जाता तो कभी मेरी साड़ी का पल्लू। बहुत अजीबोगरीब सी चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी जो मेरे समझ से बिल्कुल परे थी। पर माँ बाप को मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माँ पापा भी मेरे झूठ को सच मानकर खुश हो जाते। और सबसे ज़्यादा हैरानी तो मुझे इस बात से थी कि मेरी सास ये सब देखकर भी चुप रह रही थी। फिर एक दिन मैंने अपनी सास से पूछ ही लिया, माँ, आपके बेटे का घर बसने से पहले ही टूटने वाला है और एक आप हैं कि चुप्पी साधे सब कुछ देखती रहती हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं ये सब ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। मैं वापस अपने घर चले जाऊँगी और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी।
मेरी सास को पता था कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कागज़ थमाते हुए कहा, बेटा इस कागज़ में जो भी लिखा है उसे अहम के सोने के बाद आहिस्ता से उनके कान में पढ़ना, तुम्हें अपने आप सच का पता चल जाएगा। इतना कहकर मेरी सास मेरे पास से चली गई। मुझे अब अहम के सोने का इंतज़ार था। फिर से रोज़ की तरह लड़ते झगड़ने के बाद अहम सो गए। आधी रात का पहर हो चुका था। मैंने 12 बार अहम को जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं जागे। तब बहुत हिम्मत करके मैंने सासू माँ का दिया हुआ वो कागज़ निकाला और उसे आहिस्ता से अहम के कानों में पढ़ना शुरू कर दिया। सरीन, देख मैं आ गया, तेरा शोहर आ गया तुझे लेने के लिए। चल जल्दी से तैयार हो जा, निकाह पढ़ने जाना है। वो अभी कागज़ पर लिखा पढ़ ही रही थी कि इतने में अहम का शरीर उड़ने लगा। उनके हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। जो बदन पहले सुडौल और हष्ट पुष्ट हुआ करता था, उसमें एक नज़ाकत उतर आई थी। फुखलाइयों का मौन, कमर की लचक, वो चाल, अहम पूरी तरह से बदल चुका था। मैं बस एक टक चुपचाप अपने पति अहम को देख रही थी। सच कहूँ तो मेरा शरीर डर के मारे ठंडा पड़ गया था। मुझे डर लग रहा था मेरे पति के चारों तरफ एक अजीब सा काला साया है और एक बार फिर से अहम के जिस्म से लाश के सड़ने की बदबू आने लगी थी। अहम मेरे बगल से उठकर सीधा आईने के सामने बैठ गए और अगले ही पल अपने चेहरे पर मेकअप और हाथों में मेहंदी लगाने लगे थे। पूरा श्रृंगार कर जब मैंने उनको देखा तो वो बेहद खूबसूरत लड़की में बदल गए थे। सलोनी, अहम, आपको क्या हो गया? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अहम, बात करो मुझसे। मैं आपकी पत्नी सलोनी बोल रही हूँ। अहम, तुम मुझे सुन भी रहे हो? मेरे इतना बोलने पर भी अहम ने एक बार भी मुझे पलट कर नहीं देखा, पर जैसे ही मैंने उन्हें छूना चाहा तो अहम ने मुझे एक फूंक से दीवार के कोने में पटक दिया। दूर हट जाओ मेरे अहम से। खबरदार अगर इन्हें छूने की कोशिश भी की तो। ये मेरे शोहर हैं, मेरी उनसे सगाई हुई है। तुझे मैंने इतना तड़पाया, फिर भी तुझे अकल नहीं आई है? याद रख, अगर तूने भी मुझे मेरे अहम से जुदा करने की कोशिश की तो मैं अहम के अब्बू की तरह तुझे भी अहम के हाथों ऊपर पहुंचा दूंगी। मैं तभी समझ गई थी ये मेरा अहम हो ही नहीं सकता। जो अहम मेरे ऊपर जान छिड़कते थे वो मुझसे इतनी नफरत कर ही नहीं सकते। मैं अहम से कुछ पूछती इससे पहले ही मैंने देखा कि आईने में एक बेहद डरावनी और खूंखार से चेहरे का अक्स दिखाई दे रहा था, जो देखने में किसी चुड़ैल का था जिससे अहम अपनी जान की भीख मांग रहे थे। ज़रीन, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम मेरा बचपन का प्यार थी। माना मैंने तुमसे सगाई की थी, पर अब तुम दूसरी दुनिया में जा चुकी हो। मैं भी अब किसी और को अपना चुका हूँ, अपनी ज़िंदगी बना चुका हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ ज़रीन, प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दो। मैं अपनी सलोनी से बहुत प्यार करता हूँ। अहम की आंखों में आंसू थे। वो अभी भी मुझे ही चाहते थे, अपना मानते थे और उनके जिस्म पर किसी और का साया था जिसका नाम ज़रीन था। सलोनी, कौन थी ये ज़रीन और क्या नाता था उसका मेरे पति अहम के साथ? मैं अभी इसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी मेरी सासू माँ भी अपने हाथों में एक ताबीज़ लिए मुझे संभालने मेरे पास चली आई। देखा बेटा, मेरे बेटे को चुड़ैल ने किस तरह सालों से अपने कब्ज़े में कर रखा है। एक बार हमने बहुत हिम्मत कर इस ज़रीन से अपने बेटे को छुड़ाने की कोशिश की थी और इस चक्कर में ज़रीन ने अहम के अब्बू को खा लिया। सबसे हैरत की बात यह है कि अहम को आज तक कभी पता ही नहीं चला कि उस पर किसी चुड़ैल का साया है जो अहम को किसी का नहीं होने देता। सलोनी, पर माँ, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे अहम को आज़ाद किया जा सके? मेरे इस सवाल पर माँ ने सोचते हुए कहा, बेटा एक रास्ता है और वो ज़िंदगी भर की सज़ा बन जाएगा तेरे लिए। सलोनी, कैसा रास्ता माँ, और कौन सी सज़ा की बात कर रही हो आप? मुझे साफ साफ बताइए, आखिर मुझे करना क्या होगा? उसके बाद माँ ने जो कहा उसे सुन मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि अगर मुझे चुड़ैल से मुक्ति दिलानी है तो मुझे उस ज़रीन को हमेशा हमेशा के लिए अपनाना होगा, उसकी आत्मा को अपने शरीर में संजो कर रखना होगा, लेकिन उसके बाद मैं कभी भी अहम से नहीं मिल पाऊंगी। मुझे अहम को हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा, वरना ज़रीन अहम को देखते ही मुझ पर हावी हो जाएगी और फिर शायद ज़रीन अहम को भी मार सकती है। इसका मतलब साफ था कि मेरे हाथों ही मेरे प्यार, मेरे अहम की मौत। खुदा ने मेरे सामने कैसी परिस्थिति खड़ी कर दी थी। अब मुझे अपने ही प्यार के लिए उससे दूर जाना था, वो भी इतना कि कभी उसका चेहरा भी नहीं देखना था। वो प्यार जो मेरे लिए मेरा सब कुछ था, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ कर आई थी, वो भी मेरे पास आने के लिए ज़रीन के आगे गिड़गिड़ा रहा था। वो अपनी जान तक देने को तैयार था, तो क्या मैं उसके भले के लिए उससे दूर नहीं जा सकती थी? सच कहूँ तो मैंने उसी वक्त अपना मन बना लिया था कि मैं अहम को उस चुड़ैल से आज़ाद करके रहूँगी। मेरे पूछने पर माँ ने बस इतना कहा, बेटा तुझे ज़रीन की कब्र पर जाकर अपने बाल, अपने कपड़े
और नाखून का टुकड़ा उसी कब्र पर गिराना होगा। तो ही ज़रीन की आत्मा अहम का शरीर छोड़कर तुम्हारे शरीर में आएगी। डर मत, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। पर याद रखना बेटी, ये रास्ता उतना भी आसान नहीं होने वाला है। पर वादा कर बेटी, फिर कभी तो अहम को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। सलोनी, माँ, मैं अहम से बेइंतहा प्यार करती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी मैं अहम को अपना चेहरा नहीं दिखाऊँ। वादा करके हम दोनों कब्रिस्तान की ओर चल दिए। कुछ देर बाद ही माँ और मैं ज़रीन की कब्र के आगे खड़े थे। मैंने अभी कब्र की मिट्टी को छुआ ही था कि तेज़ हवाएं चलने लगी और उस कब्र से निकला काला साया मेरे जिस्म को चीरने लगा था। मेरे पीछे मेरी सासू माँ हाथ में ताबीज़ लिए मेरी हिफाजत के लिए खड़ी थी और उस काले साये ने मेरी सासू माँ को भी नहीं छोड़ा। वो एक झटके से आती और माँ के जिस्म से मांस नोच कर ले जाती। माँ दर्द में चीखने लगी। बेटी सलोनी, तुम हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। बस अपना काम करती रहो। हमें किसी भी तरह हमको ज़रीन की आत्मा से मुक्ति दिलानी है। मैं समझ गई थी कि जो साया हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है, हमें लहूलुहान कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि ज़रीन का ही साया था। पर माँ की बातें सुन मेरी हिम्मत और बढ़ गई थी। मैंने तेज़ी से कब्र में गड्ढा करना शुरू कर दिया। मैंने कब्र में अपने कटे हुए बाल डाले ही थे कि इतनी देर में देखा कि ज़रीन का काला साया माँ के जिस्म से निकलता हुआ माँ के टुकड़े टुकड़े कर गया था और उनके जिस्म के टुकड़े मेरे ऊपर ही आ गए थे, जिसे देख मैं डर के मारे कांपने लगी थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे बाल पकड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कर पाती, ज़रीन के काले साये ने मुझे बाल से पकड़कर हवा में उठा लिया था। मैं हवा में दर्द के मारे झटपटाने लगी थी। मेरे ठीक नीचे ज़रीन की कब्र थी, जो मेरे बिना एक पल गंवाए अपनी जेब से कपड़े और नाखून का टुकड़ा निकाला और ज़रीन की कब्र के ऊपर गिरा दिया। नाखून और कपड़े के टुकड़े कब्र पर गिरते ही वो साया चीखने लगा। पर इससे पहले मैं ज़मीन पर गिरती, ज़रीन मुझ में समा चुकी थी, जिसने मुझे खरोंच तक नहीं लगने दी थी। जैसा कि माँ से वादा किया था, मैंने उस रात के बाद फिर कभी अहम का चेहरा नहीं देखा। मैं कब्रिस्तान से सीधे अपने घर आ गई थी। अहम मेरे घर आते, मेरे माँ पापा से मुझसे मिलने के लिए गिड़गिड़ाते, एक तरह से भीख मांगते, चिल्ला चिल्ला कर पूछते कि आखिर मैंने उन्हें क्यों छोड़ दिया, क्या कमी रह गई थी उनके प्यार में। उन्होंने मुझसे मिलने के लिए लाखों जतन किए, पर एक बार भी मैंने उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाया। आज मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं और मैं आज भी अहम से बहुत प्यार करती हूँ। बस अपने पति की सलामती के लिए मैं अपनी सौतन को अपने अंदर लिए घूमती हूँ, उसे कभी बाहर नहीं आने देती। आखिर वो मेरी सौतन जो ठहरी। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।